हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर आप हमारी चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे भी देख सकें। पिछले एपिसोड में हम हिमांशु शर्मा जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज़ करके कैसे अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके ऊपर बातचीत की थी और उसमें हमने विजुअल मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। आज के इस एपिसोड में हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को स्क्रीनर्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो स्टॉक सिलेक्शन की जो अप्रोच है उसे थोड़ी मेथोडिकल कैसे बना सकते हैं और सिंपल और इजी भी कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। अब ये लिस्ट के यूज इतने सारे हैं। एक्चुअली एक यूज ये है दैट व्हेन द मार्केट इज इन अ करेक्शन, तो मान लीजिए मेरे स्कैन में आज 300 नाम आए। अब अगर मैं रोज ये स्कैन एक बार रन कर लूं या वीक में 2-3 बार अगर इस स्कैन को रन कर लूं और मुझे दिख रहा है कि पहले 300 आ रहे थे, अब 250 220 नाम आ रहे हैं, तो मुझे ऑटोमेटिकली सिग्नल मिला कि मार्केट वीक हो रही है, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, वो तो कम दैट इज होते अ जा वीक रहे हैं। साइन। हाँ, तो ये आपको जनवरी 20 मार्च 20 में भी पहले दिखेगा। ऐसे ही जब मार्केट नीचे आती है तो बॉटम जब बनने लगता है तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आउट परफॉर्म करना ज्यादा शुरू हो जाते हैं, तो वो नंबर बढ़ेगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक यूज ये हो गया इस स्कैन का कि आपको ये पता चला कि मार्केट की हेल्थ कैसी है। और अब इसमें सेकंड यूज इसका ये है कि मुझे टॉप सेक्टर्स पता चलेंगे, क्योंकि मैं ये स्कैन जब रन करूंगा, क्योंकि बहुत सालों से यही कर रहा हूँ रोज, तो मुझे पता है कि कौन से वाले सेक्टर के ज्यादा नाम इस लिस्ट में आ रहे हैं। तो जैसे ही मान लीजिए 10-15 नाम पेपर के आ गए, मान लीजिए पहले हुआ था ऐसा, पेपर स्टॉक्स आ गए बड़े सारे लिस्ट में, तो ये समझ में आया कि पेपर सेक्टर में कुछ हो रहा है। या फॉर इंस्टेंस आप देखेंगे, आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत सारे मिलेंगे आपको। बीएससी अकेला नहीं है सेक्टर का, ये आनंद राठी इस सेक्टर का नाम है इस ग्रुप में, या और भी जितने भी ये एक्सचेंज ब्रोकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी है, सो तो CDSL हो गया, कैम्स हो गए, ये सारी हाँ जी। कंपनीज एक ही वाइडर बड़ी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो जैसे ही करेक्ट। मार्केट्स बढ़ रहे हैं तो वैसे अगर ब्रोकर को फ़ायदा हो रहा है तो साथ में CDSL NSDL को भी होगा, उनको हो रहा है तो एक्सचेंजेस को भी फ़ायदा होगा करेक्ट, और तो वो उनको हो चीज रहा है आपने तो। ठीक बोली। उसमें फिर अब वही मैं जैसे बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप ये स्कैन रन करते हैं हम्म। किसी भी सॉफ्टवेयर पे, हम्म। तो अगर आप डेली उसको रन कर रहे हैं या वीक में 2-3 बार रन कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई नया नाम आएगा तो आपके माइंड में एकदम क्लिक होगा कि हाँ, ये न्यू नेम अब लिस्ट में आया है। और अगर एक ही सेक्टर के 4-5 नाम लिस्ट में आ गए तो आपको वो सेक्टर जल्दी कैच करने में हेल्प मिलेगी। तो ये वाला मेथड कंबरसम नहीं है, जैसा विजुअल एनालिसिस में हम इंडिकेटर लगाएं या 4-5 चार्ट कंपेयर करें, रेशियो में हम रेशियो लगाएं। इस मेथड में वो प्रॉब्लम नहीं है। इस मेथड में मुझे कोई भी एक सॉफ्टवेयर रन करना है, कहीं भी प्लेटफॉर्म जहां भी आपको मिले। ट्रेडिंग व्यू पे भी ये होता है पॉसिबल। आप ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर नीचे स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देखिए कि परफॉर्मेंस निफ्टी ने 3 महीने में कितनी परफॉर्मेंस दी है, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर लगा दीजिए कि 3 महीने में मान लीजिए निफ्टी ने अगर 10% का मूव दिया है, तो आप यहाँ पर एक परफॉर्मेंस होता है 3 मंथ परफॉर्मेंस का एक फिल्टर मिलेगा आपको। वहां पे आप लिख दीजिए कि मुझे 3 मंथ में इतनी परफॉर्मेंस उसमें चाहिए स्टॉक में। मिनिमम आप कितना परसेंटेज गेन्स चाहिए वो जी, आप डाल सकते हाँ जी। तो अगर मान लीजिए मैं, आप मुझे इसराइल भेज देंगे, फिनलैंड भेज देंगे, मैं बोलूंगा हेलसिंकी इंडेक्स ने अच्छा इतना मूव दिया है 8% का, वहां जाऊंगा ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पर फ्लैग चेंज करूंगा, उस कंट्री का फ्लैग लगाऊंगा, वहां पे बेंचमार्क का चार्ट खोल के देखूंगा 3 मंथ में 8% का मूव दिया है, तो यहाँ पे डालूंगा 3 मंथ में ऊपर में मेरे को 8% से ज्यादा वाले स्टॉक्स की लिस्ट दे दो। और करंट प्राइस में यहाँ इंडिया में मैं 20-30 से कम वाले कम ही ट्रेड करता हूँ। तो आपकी चॉइस है, वो आप बोलेंगे नहीं मेरे को 50 रुपीज से नीचे के ट्रेड ही नहीं करने, तो 50 लगा देंगे एक फिल्टर यहाँ पर। तो ये चीज ट्रेडिंग व्यू में फ्री में हो जाती है।
हम्म। अब आपको नहीं चाहिए, आपको बड़ा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए, पैसे ज्यादा हैं, तो मार्केट स्मिथ है प्लेटफॉर्म, स्पाइडर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन ये काम फ्री में भी ट्रेडिंग व्यू पे हो जाता है आराम से। हम्म। यहाँ पर आप लिस्ट में पुल करेंगे तो एक बार वही लॉजिक है। समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब फ्री पेड की तो कोई बात ही नहीं है। इट इज़ द करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट, ऑफ लॉजिक, हाँ लॉजिक। आप करेक्ट है समझ लो क्यों कर रहे हैं वो समझ लो, फिर आप कहीं से भी ये कर सकते हो। इट इज़ जी। प्लेन। आप करेक्ट। दो कोई भी दो दो रैंडम डेट्स, तीन, एक आज की डेट ले लो, एक 3 महीने पहले की डेट ले लो और भाव कॉपी का डेटा निकाल लो, और उससे भी आप परसेंटेज कितना निफ्टी बढ़ा है और स्टॉक्स कितने बढ़े, ये आप अगर कैलकुलेट कर लो तो भी आपको ये मिल जाएगा। ये पॉइंट ना क्या होता है इसमें, ये पॉइंट भी अच्छा था कि कई बार क्या होता है, जैसे करेक्शन आई हमारी हम्म। कोविड टाइम में। अब उस वक्त मान लीजिए मैं 3 मंथ ना डाल के मैं बैठा हूँ फेब्रुवरी, ये अगस्त मान लेते हैं, हम मार्च में एनालाइज कर, जून में एनालाइज कर रहे हैं। हम्म। अब करेक्शन शुरू हुई थी फेब में, हम्म। तो मैं ये दिन गिन लूंगा, इतना फिल्टर डाल दूंगा उसमें अच्छा। सॉफ्टवेयर में। तो मुझे चाहिए कि भाई इस करेक्शन में जो जो गिरे वो तो गिरे, मुझे ये बता दो ये करेक्शन कवर करके कौन ऊपर चला गया। बराबर। तो आप एक बार समझ गए कि क्रिकेट कैसे खेलना है, फिर तो आप शॉट मारते रहेंगे कोई भी। जैसे एक ही बॉल डलती है, अब उस पर एक ही शॉट नहीं लगता है, उस पर तो 4-5 तरीके के शॉट, कोई प्लेयर कैसे खेलता है, कोई प्लेयर कैसे खेलता है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है बेसिक। आउट परफॉर्मेंस वाले स्टॉक हमें चाहिए। देखिए कोई स्टॉक अगर 5 गुना होने जा रहा है तो 20% तो देगा ना पहले। ऐसा थोड़ी है डायरेक्ट ही कूद गया 5x पे, शुरू करेगा परफॉर्मेंस तो थोड़ा बहुत। अब प्रॉब्लम होती है हमारी बिहेवियरल बायसेस की, जैसे मैं कई बार इसको कवर करता हूँ टॉपिक को। हम लोग एंकरिंग बायस होता है एक, डैनियल कैनमैन की बुक में, थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो। ये हम लोग 100 पे कोई स्टॉक मिस कर देते हैं, 120 पे उसे लेते ही नहीं है। हम बोलते हैं कि 100 पे मेरा मिस हो गया, अब 100 आएगा तो ही लूंगा, 100 105 पे मिलेगा तो ही लूंगा। मैं खुद किसी से मिला, उन्होंने 71 पे IREDA में 68 का ऑर्डर लगा रखा था, वो आया नहीं, वो 120 चला गया वहां से। तो ये एंकरिंग बायस हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। अगर स्टॉक 3x 4x होने जा भी रहा है, आपको लग रहा है, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा मूव मूव मिस भी कर सकते हैं उसका, एटलीस्ट उसको प्रूव करने दीजिए। और जब आपको लगेगा बाइंग फोर्स स्ट्रांग है तो यू कैन एंटर बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑल्सो। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, इसमें और एडवांस वर्जन में जाना है, बिकॉज रिलेटिव स्ट्रेंथ कोई भी मेथड फुल प्रूफ तो होता नहीं है, देर आर सम शॉर्ट कमिंग्स एवरीवेयर। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मेथड में अब RS रेटिंग 98 है, तो किसी स्टॉक की मान लेते हैं RS रेटिंग 82 है। अब हो सकता है वो IT सेक्टर का स्टॉक हो, तो उसके लिए RS 82 तो बड़ी कम हो सकती है, क्योंकि IT वाले जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं उनको तो अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए कंपेयर टू, कभी कभी इंफ्रा वाले नेम्स होते हैं, रियल एस्टेट वाले होते हैं, उनकी इतनी हाई RS होती नहीं है। उनके लिए तो 82 85 बहुत हाई नंबर है। वहां तक जाते जाते ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ही टॉप आउट कर जाते हैं। तो RS रेटिंग का ये थोड़ा सा कॉन्स है कि हाई RS का क्या मतलब है। सेक्टर पे भी तो हम देखेंगे ना कि किसी सेक्टर के लिए RS ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है। सेकेंडली मैं आपको बोलूं RS रेटिंग 82 है, तो आपको सुन के समझ में नहीं आएगा कि ये 90 से 82 आई है या 75 से 82 गई है, जब तक आप चार्ट नहीं देखेंगे। चार्ट पर तो आपको RS की एक लाइन इन्होंने अब बना के दे दी आपको, लेकिन इंडिविजुअली खोल के आपको चेक करना पड़ेगा। ये डिक्लाइनिंग RS है, कई बार क्या होता है RS आपने देख ली 98 है, चार्ट तो प्राइस तो ठीक है, लेकिन RS लाइन ऊपर से नीचे आई है, तो उस वाले को मैं कम प्रेफरेंस दूंगा। अब इसमें फिर इसका एक एडवांस वर्जन होता है RS चार्ट का, वो करीब 2-3 घंटे लेगा समझने में। RRG चार्ट होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव रोटेशनल ग्राफ। वो जूलियस डी कैंपेनेयर ने अपना एक वर्क है उनका 2000 का, मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा आप वो RRG चार्ट को जरूर पढ़िए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें उसमें हम दो चीजें कवर करते हैं। RS रेटिंग का, जैसे मैंने बताया, हाई लो का कॉन्सेप्ट, और RS लाइन का एक मोमेंटम भी हम उसमें कवर करते हैं कि RS कितनी तेजी से बढ़ा है। हम्म। ऐसा ना हो कि RS 71 था, 2 महीने बाद 73 था, आप बैठे हुए हो स्टॉक में,
कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनका आरएस बहुत जल्दी शॉर्ट करेगा। आप सीडीएसएल का अगर चार्ट खोल के देखेंगे 1460 के आसपास, वो वहां से 1800 तक इतनी तेज गया कि आरएस रेटिंग 64 से 74 हो गई एक ही हफ्ते में। तो वो आरआरजी चार्ट जो है वो प्रोप्राइटरी टूल है उनका, कुछ सॉफ्टवेयर्स में आपको मिलता है, उसको आप जरूर अपनी तरफ से स्टडी करिएगा। अगर आप और एडवांस में आप आरएस लाइन में जाना चाहते हैं तो उधर फिर आपको ये एक ही चार्ट पर आप 10, 20, 30 इंडाइसेस और स्टॉक्स लगा सकते हैं। उसमें आपको 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं, इंप्रूविंग, लीडिंग, लैगिंग एंड वीकनिंग। उसमें यू हैव टू स्टडी दैट ऑन योर ओन, बिकॉज वो बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है जूलियस डी कैंपेनेयर का। सो सो व्हाट डू आई स्कैन, अब आपको ये समझ में आएगा मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कैन जब रन कर रहा हूं, या आप 1 मंथ 3 मंथ के परफॉर्मर देख लीजिए। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू वाला भी टाइम नहीं है तो आप वो स्टॉक्स देखिए जो 52 वीक हाई बना रहे हैं या जो 3 मंथ में हाई बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो हाई बना रहा है तो अमूमन 80-85% नाम ऐसे होंगे ही जो आउट परफॉर्म कर रहे होंगे बेंचमार्क को। क्योंकि कई बार कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं 52 वीक हाई तो हमने ले लिया, अब 52 वीक हाई से पहले कैसे पकड़ना है उसे। तो उस केस में आप मंथली हाईस की, 3 मंथ हाईस की लिस्ट देखिए, क्योंकि 3 मंथ हाई हो सकता है स्टॉक ने बनाया हो लेकिन वो उसके लिए 52 वीक हाई अभी ना हो। जैसे दीपक फर्टिलाइजर्स का एक एग्जांपल था, जनवरी 22 के आसपास, या मैं अगर ठीक बोल रहा हूँ तो 600 के आसपास वो बेस बना के निकला, उसका वो मंथली हाई था वहां पर, लेकिन वो उसका ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई नहीं था। तो आप चाहते हैं कि मुझे और जल्दी स्टॉक को पकड़ना है तो फिर आप 1 मंथ हाई और 3 मंथ हाई की एक लिस्ट निकालिए, वो भी ट्रेडिंग व्यू में फ्रीली अवेलेबल है। फिल्टर्स में जाइए, वहां पर न्यू मंथली हाई पे क्लिक कर दीजिए, अपना एक प्राइस डाल दीजिए कि मुझे 50 रुपीज से ऊपर वाले चाहिए, 30 से ऊपर वाले चाहिए। उसमें एक और फिल्टर लगा देंगे कि 200 mA से ऊपर चाहिए तो और कम हो जाएंगे वो स्टॉक्स। तो आपको, अब हो सकता है कि आज आप देखें तो स्टॉक भाग चुका होगा, लेकिन उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, वो आपको थोड़े दिन बाद एंट्री का एक चांस देगा दोबारा कंसोलिडेट होके, जो हमने पिछले वाले इंटरव्यू में जैसे कवर किया था कि रिवर्सल बाय होगा या कॉन्टिन्यूएशन बाय होगा। अगर जैसे आज की डेट में आप दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट देखेंगे तो वो कुछ रिवर्सल जैसा है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, फिर साइडवेज चला गया, अब वो घूम रहा है नीचे से। इसी में अगर आप कोई और चार्ट देखेंगे तो वो हो सकता है कॉन्टिन्यूएशन में हो, पहले से अप ट्रेंड में हो, लेकिन अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, फिर दोबारा चलने लगी है, तो वो एक कॉन्टिन्यूएशन बाय है। पहले भी अप ट्रेंड में था, अब भी अप ट्रेंड में ही है, थोड़ा कंसोलिडेट होकर के चलेगा। तो वो फिर आगे की थ्योरी है कि आपको किस तरह की बाइंग करनी है। इसमें रिवर्सल बाय में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि स्टॉक्स डाउन ट्रेंड से साइडवेज में गया है, फेलियर रेट ज्यादा हो सकता है उसका उस टाइम, लेकिन क्योंकि सप्लाई प्रेशर है लेफ्ट साइड में। और कॉन्टिन्यूएशन में वो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन पहले का मूव थोड़ा मिस हो जाता है उस केस में। तो गैप अप्स हैं फिर कुछ हमारे, जैसे कोई न्यूज आ गई उस बेस पर स्टॉक गैप अप हो गया नेक्स्ट डे, ये अमेरिकन मार्केट में इसको एपिसोडिक पिवट के नाम से जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो जैसे आप और हम एसोसिएशन में थे तो पढ़ते थे ना, वो ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप। तो इन गैप्स में कई बार क्या होता है, स्टॉक रेजिस्टेंस के पास घूम रहा लेकिन गैप अप हो गया। तो गैप अप जब आप ढूंढेंगे तो वो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ स्क्रीन में वैसे आपको नजर आएंगे, सारे नहीं, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप्स हैं वो आपको इसमें आरएस स्ट्रेंथ रेटिंग में नजर आएंगे। कई बार आपके वो रेडार पर होगा स्टॉक, उसी में गैप अप हो जाएगा। फिर हम वॉल्यूम स्पाइक्स, आई स्कैन फॉर वॉल्यूम स्पाइक्स। इसमें सिंपल चार्टिंग या कहीं भी ट्रेडिंग व्यू में आप टूल लगा दीजिए कि मुझे आज की वॉल्यूम पिछले कुछ 9, 8, 10 दिन से ज्यादा चाहिए। आई रिकमेंड अ बुक बाय जिल मोराल्स, एक बुक है इसमें, इन द कॉकपिट विद ओनील डिसाइपल्स करके, जिल मोराल्स की एंड क्रिस कैशर की। उसमें वॉल्यूम स्पाइक्स के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एक्चुअली। सो वो वॉल्यूम को कैसे, जब वॉल्यूम स्पाइक, सी वॉल्यूम इज द फ्यूल फॉर एनीथिंग। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम होना ही चाहिए, तभी वो मूव स्ट्रांग है। तो वॉल्यूम को आप, लाइक देयर वाज अ ट्रेडर हु कोटेड दैट आई स्निफ वॉल्यूम ऑन द चार्ट, कि आपको वॉल्यूम पकड़नी है सबसे पहले चार्ट खोल के, कहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इक्विटास का फॉर एग्जांपल मैं दूं अगर चार्ट खोल के आपको,
तो आप देखेंगे इक्विटास के चार्ट पे वॉल्यूम नीचे 3-4 दिन में बहुत ज्यादा है, या बीएससी जब मूव दे रहा था या सीडीएसएल मूव दे रहा था, वॉल्यूम बहुत जरूरी है। सो हम्म। हेयर यू कैन यूज मेनी सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बोला स्पाइडर है, मार्केट स्मिथ है, स्टॉकेज है, ट्रेडिंग व्यू है, डिफाइन एज है, मैनी मोर। ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में हो जाता है ये काम, या और भी बहुत सारे टूल्स मिलेंगे आपको। आई थिंक मनी कंट्रोल पे भी इजीली हो ही जाएगा, जहाँ पे 3 मंथ परफॉर्मेंस वगैरह का टैब होगा, वहां से यू कैन स्कैन हेयर। सो दिस इज हाउ यू आई यूज पर्सनली रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो आपको अगर कोई डाउट हो तो वी कैन डिस्कस, बिकॉज मोस्टली इट्स विजुअल एनालिसिस। सो अभी जो जैसे कि आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज़ तो कर लिया, आपने कोई चार्टिंग पे भी कोई स्कैनर बनाया है क्या इसके लिए? नहीं, इसके लिए चार्टिंग पर कुछ ऐसा डिटेल्ड में अवेलेबल है भी नहीं, उनकी तरफ से ही अवेलेबल नहीं है ओके। ऐसा। या हाँ, एक्चुअली रिलेटिव स्ट्रेंथ एज अ टूल चार्टिंग पे अवेलेबल ही नहीं है। हाँ जी, वो उसमें आप ऐसे प्ले कर सकते हैं कि 3 मंथ में निफ्टी ने इतना दिया, या 3 मंथ आप खुद से आप कैलकुलेट कर पहले तो। लीजिए कि निफ्टी हाँ ने कितना हाँ। रिटर्न दिया है, और फिर वो हाँ जी। वैल्यू वहाँ पे अगर डाल देंगे तो उससे ये हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ निफ्टी का चार्ट खोला तो यहाँ नीचे में 3 मंथ पे क्लिक कर दीजिए। तो हम्म। ये 3 मंथ पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे ख्याल से परसेंटेज चार्ट में भी आपको ये डेटा मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे परसेंटेज चार्ट चाहिए, तो परसेंटेज चार्ट में आपको ये डेटा दिखेगा कि 6% का मूव आया है निफ्टी में पास्ट, यहाँ पर 3 मंथ क्लिक करके। मंथ्स में। तो आप चार्टिंग पे जाइए, फिर लिख दीजिए वो वाले स्टॉक चाहिए जिन्होंने 6.5 या 7 या 8, जो भी आपका क्राइटेरिया, उससे ज्यादा का मूव दिया हो। हम्म। अदरवाइज इसमें आप और इंडिकेटर ये लगा सकते हैं कि 200 MA से ऊपर हो, वॉल्यूम 1 लाख शेयर तो कम से कम ट्रेड किए हो। हम्म। तो होगा ये कि एटलीस्ट आप फंसेंगे नहीं लिक्विड शेयर में, तो और थोड़ा चॉइस कम होती जाएगी। अब वो फिर आपके ऊपर है, आप कैसे कैसे इसमें फिल्टर देखिए। मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप 50 फिल्टर लगा देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो हम्म। आप थोड़ा सा लिबरल होके चलते हैं, कैमरा इतना चाहिए, मेमोरी इतनी चाहिए, वही सेम प्रिंसिपल है इसमें, बिल्कुल कॉमन सेंस का गेम है ये। करेक्ट। तो इसमें अभी आप हमने पिछले वाले एपिसोड में एंट्री पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कोई एग्जांपल ले लीजिए कि जहाँ पे करंटली रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी स्टॉक का काफ़ी अच्छा है। सो जैसे बीएसई तो हमने देख लिया कि इट इज़ ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो ठीक मे है। बी शायद वो बेस्ट एंट्री पॉइंट अभी नहीं होगा शायद उसका, लेकिन कंपेयर टू दैट कुछ और स्टॉक जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर एंट्री पॉइंट या बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, तो उसको आप पूरा ट्रेड कैसे प्ले आउट करोगे अलॉन्ग विथ टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस? देखिए, ये एक चार्ट था जो आज लिस्ट में है मेरी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है फॉर एग्जांपल। तो मेरा सेटअप बड़ा पॉपुलर ही है ट्रेडिंग, ये ट्विटर पर 1 लाइन सेटअप होता है मेरा जनरली, जहां पर मुझे क्लियर रेजिस्टेंस साइट में दिखे। जैसे ये स्टॉक रिलेटिवली बड़ा स्ट्रांग है, हम्म। तो रिलेटिवली स्ट्रांग भी है, और आप देखेंगे कंसोलिडेट भी कर रहा है राइट साइड। हम्म। तो अब मुझे ये पता है कि मान लीजिए अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो जैसे हमने पिछले इंटरव्यू में कवर किया, अगर मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूं तो डे लो पे स्टॉप लॉस लगा के इसको खेलूंगा। हम्म। और अगर मान लीजिए मैं लिबरल हूं तो उस केस में मैं बेस लो कहीं पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा 570 575 का। तो उस अकॉर्डिंगली जो भी मेरा पोजीशन साइज बनेगा वहां मैं एंट्री लूंगा। हम्म। तो ये इस तरीके से मैं देखूंगा चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। रिलेटिव स्ट्रेंथ तो मुझे सिर्फ स्टॉक्स देगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक आज रेडार पे था, यूको बैंक रेडार पे था। तो सेंट्रल बैंक का चार्ट देखिए आप, इसमें ये स्टॉक ऑलरेडी रिलेटिवली स्ट्रांग है। जैसे मैंने बोला पब्लिक सेक्टर बैंक स्ट्रांग है उस केस में, तो आप यहाँ देखिए कि ये कंसोलिडेशन है राइट साइड में थोड़ी सी। और स्टॉक जो है ये 50 में है, जो आपको दिख रही है लाइन, ये 21 में है। अब आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, मैं ज्यादा फंडामेंटल पढ़ता नहीं हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये ट्विटर पे है फाइनली नितिन करके, उनका इंडिकेटर है क्वार्टरली अर्निंग नाम से, फ्रीली अवेलेबल है। उसको आप लगा दीजिए, वहां पीपीएस भी देख सकते हैं इसका। तो यहाँ मैं कैसे खेलूंगा, अब मेरे पास स्टॉक आ गया, स्टॉक आने के बाद मेरे पास एक एक्चुअली बी लिस्ट रेडी रहती है। ये मेरी बी लिस्ट होती है जिसके अंदर सारे रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर चार्ट्स होते हैं जो मेरे पास पड़े रहते हैं। ये हम्म। लिस्ट मैं रोज स्कैन करता हूँ, तो कुछ स्टॉक इसमें से डिलीट होंगे, कुछ स्टॉक इसमें ऐड होंगे। तो ये लिस्ट जब मैंने शुरू की थी, ये 108 नेम्स थे, अब ये 227 है। तो ये मुझे ये बताते हैं कि मार्केट की हेल्थ बड़ी अच्छी है।
हम्म। अब मैं एवरी डे क्या करूंगा, मार्केट खुलने से पहले मैं देखूंगा इस लिस्ट में कुछ बायबल है या नहीं है। सब बायबल नहीं है। जैसे जेके टायर वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल है। ये एक लाइन भी थी और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ आज इसमें। हम्म। तो मैं इसको ऐसे चलता जाऊंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। और कल के लिए फिर मैं देखूंगा कौन से स्टॉक हैं जो बायबल है, उनको फिर मैं ए लिस्ट में शिफ्ट करूंगा। ओके। अब जब तक वो ट्रेंड चलता जा रहा है मैं उसको छेड़ूंगा नहीं। जैसे कुछ, मैं डिस्क्लेमर है, मतलब मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे पास ये स्टॉक्स पड़े हुए हैं। जैसे यूको बैंक है फॉर एग्जांपल, या HSCL है, या लार्सन टूब्रो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, बड़ा कॉमन सा नाम है इन्वेस्टर के लिए भी। तो हम्म। ये देखिए, ये रिलेटिवली स्ट्रांग लिस्ट में मेरे पास आया रेडार पर। अब ये इसका बाय पॉइंट यहाँ पर मेरे हिसाब से बन रहा है जहां मेरी एंट्री है इसमें। तो ओके। आप चाहें तो, आप अगर अग्रेसिव नहीं खेलते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस है, इसका बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस सपोर्ट का, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने पर आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। हम्म। तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ ने कम से कम ये नाम बताया। अब आपने, देखिए मैं बोल रहा हूँ बहुत तरीके हैं खेलने के, इसमें एक तरीका ये है कि अभी हुआ क्या, ये कुछ हफ्ते पहले पोर्टफोलियो में सबके स्मॉल कैप पड़े हैं। हम्म। निफ्टी भाग गया ऊपर, पोर्टफोलियो वहीं रह गया। तो मेरे भी माइंड में आया कि पैसा जा कहाँ रहा है, तो फिर लार्ज कैप देखने लगे। तो मेरे पास एक लिस्ट रहती है जिसमें ये 20,000 CR से ज्यादा की कंपनियां हैं, 275। जब मैंने इनके चार्ट स्कैन करे तो मैंने देखा है तो लार्ज कैप में बड़ी बाइंग आ रही है, क्योंकि भेल 30% भाग रहे हैं, BEL भाग रहा है, NTPC, गेल, वेल, ONGC, LT सब भाग रहे हैं 20, 30, 40%। इतना स्मॉल कैप नहीं भागे हैं अभी वाली रैली में। तो जब ये देखा तो समझ में आया कि लार्ज कैप में कुछ हो रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन में फिर जो स्टॉक्स आए निकल के, उसमें लार्ज कैप को प्रायोरिटी मिलेगी। और लार्ज कैप में फिर ये लार्सन टूब्रो आ गया रेडार पे। तो लार्सन टूब्रो में जब आप देखेंगे यहाँ पर इसकी बाइंग बन रही है, जो हमने कवर किया था कि डे लो स्टॉप या बेस लो स्टॉप जो भी आप लगाना चाहें उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसको ट्रेल करते चलेंगे आगे। तो ये मेरे पास एक बी लिस्ट रहती है, इस पर मैंने थ्रेड भी लिखा था। फिर ए लिस्ट रहती है। इसका रीजन ये है कि मान लीजिए मेरा स्टॉप हिट हो गया, मान लीजिए मैंने ये स्टॉक यहां से डिलीट कर दिया, लेकिन ये बी लिस्ट में है, हम्म। क्योंकि हो सकता है कि ये दोबारा सेट हो जाए, रीसेट हो जाए। तो मैं स्टॉक बेचने के बाद उसको डिलीट नहीं करूंगा जब तक उसका स्ट्रक्चर ही खराब नहीं हुआ। ऐसा बहुत बार हुआ है कि स्टॉक ने स्टॉप हिट करा, लेकिन मैंने यहां से डिलीट कर दिया, लेकिन वो बी लिस्ट में मेरे पड़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि मैं बी लिस्ट रोज देख रहा हूं, तो मैं उस स्टॉक को भी रोज देख रहा हूं। तो हो सकता है वो वहां पर सेट हो जाए, दोबारा दोबारा मुझे एंट्री दे जाए। जैसे SJVN, सतलुज जल विकास निगम है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अब आप, मेरा एरो आ जाएगा यहाँ, बट एरो में नहीं लगाता तो आपको खुद ही समझ में आ जाता कि ये यहाँ पर इसकी एंट्री बन रही है। हम्म। तो इसके लिए चार्ली M करके ट्विटर हैंडल है, उन्होंने मार्क मिनरविनी के ट्रेड्स का एक फोल्डर बना रखा है, 938 ट्रेड्स हैं पूरे। कभी हम बैठेंगे तो मैं उसका एक डेटाबेस है मेरे पास पड़ा हुआ, डैन जेंगर का भी डेटाबेस है। तो उसमें आप देखेंगे कि एंट्री के कुछ दिन होते हैं। ऐसा नहीं कि वो भागते ट्रेन में आप चढ़ गए, ट्रेन पकड़ने का प्लेटफॉर्म होता है। तो वो उस दिन आपको आना है ट्रेन पकड़ने, उस टाइम पर आना है। तो मैं यहाँ कहीं बीच में नहीं ले सकता हूँ, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं रहेगा। तो ये दिन है सतलुज जल विकास, जब ये आप देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ में कंसोलिडेट होकर के बाहर आया, तो वहां पे हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस जो हमने कवर किया था उस हिसाब से। अब प्लान आगे एग्जिट में जब हम करेंगे, एग्जिट के बड़े तरीके होते हैं। कुछ लोग 21 EM में फॉलो करते हैं, कुछ ट्रेडर बोलते हैं हम पार्शियल प्रॉफिट कवर कर लेंगे, हम्म। 50% बेच देंगे, 50% रख लेंगे। अब इसमें देखिए, मैं 90% डैन जेंगर से सीखा हुआ हूँ, उनके न्यूज लेटर से सब कुछ। तो इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता है। कई बार कोई स्टॉक 21 EM में से इतना ऊपर भाग जाएगा, आप बोलेंगे मैं बेचूं कैसे उसको, अब मेरा तो स्टॉप बहुत दूर हो गया। तो उस केस में फिर एक्सेलरेटिंग ट्रेंड लाइन लगती हैं, ट्रेंड लाइंस लगती हैं, या कोई बेरिश चार्ट पैटर्न बन गया, या कोई कैंडल ऐसी बन गई जो बेरिश है। तो बड़े सारे पैरामीटर्स हैं जो जिन पर एग्जिट डिसाइड होता है। ऐसा एक कोई पैरामीटर नहीं होता है। कई बार स्टॉक 21 EM में ब्रीच नहीं करेगा, उससे पहले एग्जिट दे देगा हमें,
या सिंगल डे वॉल्यूम फॉल आ गया, वो भी एक तरीका होता है। तो आप आई होप मैंने क्वेश्चन आंसर करा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ में तो आ गया, उसको खेलना कैसे है। तो ये एग्जांपल्स है, जैसे जेके बैंक है ये, हम्म। तो ये आप क्लियरली देख रहे हैं कितना अच्छा कंसोलिडेशन है, यहाँ इसकी एंट्री बन रही है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो इस दिन एंट्री बन रही है। हम्म। तो सभी आर एस स्ट्रॉन्ग वाले चार्ट्स बायबल नहीं होते हैं नेक्स्ट डे, उसमें से कुछ बायबल होते हैं, वो हमारी रेडार पे होते हैं, उनमें फिर हम अलर्ट लगाते हैं। अब वो अलर्ट भी ट्रेडिंग व्यू पे लग जाता है आराम से, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। प्राइस क्रॉस होता है, वो अलर्ट आता है, हम बाय करते हैं, पहले से डिसाइडेड होता है कितनी क्वांटिटी लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो वो सब होमवर्क आपको वो सब तो करके रखना पड़ेगा पहले। हाँ, जितना आप पहले से प्रिपरेशन करोगे उतना आपका एग्जीक्यूशन स्मूथ हो जाएगा। हाँ जी, एग्जीक्यूशन एक्चुअली 1 मिनट लेता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है। मार्केट में कुछ भी नहीं करना होता है, मार्केट के बाद का टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। मेन आपका होमवर्क मार्केट आफ्टर आवर्स में है। ये आप मार्केट के टाइम तो आप खेलने कूदने चले जाइए कहीं। निकोलस डार्वस तो डांसर थे, वो तो देखते ही नहीं थे मार्केट। तो स्टॉप लॉस लगा दिया आपने सिस्टम में, उसके बाद आप चले जाइए, स्टॉप लॉस करेगा जो करना है, क्योंकि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट ट्रेडिंग इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग एक सेपरेट इशू है। हम्म। सो बेल एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि उस वक्त पोर्टफोलियो, ये इस दिन मेरी एंट्री है, मैंने ये ट्रेड शेयर किया है ट्विटर पे। आप 131.45 लिखेंगे तो भेल का ट्वीट आ जाएगा सर्च में। 131.45 पर एंट्री है, वो इस दिन है एंट्री, क्योंकि रिलेटिवली स्ट्रांग है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ ने बताया कि, और फिर अपने पोर्टफोलियो ने बताया कि स्मॉल कैप तो चल नहीं रहे हैं अभी, हम्म। तो थोड़ा लार्ज कैप में ध्यान दो। फिर एफआईआई की बाइंग आई, आपने देखा कैसे चीजें कनेक्ट होती हैं। बाइंग आई तो वो सब लार्ज कैप्स भागना शुरू हुए। तो ये भी आपका एक, उस वक्त ये आई थिंक अराउंड 50,000 सीआर के आसपास था। अभी ये 65,000 सीआर हुआ है। ये तब 48,000 सीआर था बेल। तो हम्म। इतना मूव मैंने भी पर्सनली कभी ऐसे इतने कम टाइम में देखा नहीं, लार्ज कैप में 30-40% वाला। बड़ा रेयर टाइम होता है जब ऐसे मूव आते हैं। तो फिर ये, सो आई स्कैन फॉर वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑन मार्केट स्मिथ, एंड 20,000 सीआर वाली मैं एक लिस्ट देखता हूँ और एक आईपीओ की मैं लिस्ट देखता हूँ। तो ये तीन चीजें मैं देख करके चलता हूँ। बाकी ये सेक्टर वाइज लिस्ट इसलिए बनी हुई है कि जैसे भेल मेरे रेडार पे आया तो मैंने राइट क्लिक करके देखा कि भेल अच्छा कैपिटल गुड स्पेस में है, तो कैपिटल गुड स्पेस के थोड़े चार्ट देख लिए कि ये सेक्टर अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक ग्लोबल व्यू की लिस्ट है मेरे पास, ईटीएफ्स हैं। ग्लोबल व्यू में मेरे पास, जैसे मैंने बोला कि निफ्टी के इंडाइसेस हैं, और इसमें ग्लोबल इंडाइसेस हैं मेरे पास। ये मैंने ट्विटर पे पहले भी शेयर की हुई है। कमोडिटीज हैं, इसमें की इंडाइसेस हैं, जैसे विक्स हो गया, डॉलर इंडेक्स, कभी कभी मैं इसको देख लेता हूँ वीक में एक बार, ज्यादा मैं उतना नहीं देखता हूँ। फॉरेक्स वगैरह हो गया, इसमें क्रिप्टो करेंसीज हो गई, सेंटिमेंटल इंडाइसेस हैं कुछ। तो ये बेसिक सा सिस्टम है, बस ज्यादा इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सिस्टम आपने बनाया है खुद के लिए, जो एक दिस इज़ अ वेरी डिस्क्रिशनरी मॉडल, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए चले, लेकिन आपने इसको काफ़ी एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है और यूज़ भी कर रहे हो आप। हाँ जी, ये एक्चुअली आपका सिस्टम आपके लिए खुद ही इवॉल्व होता जाएगा। ये हम्म। सबके, जैसे आपने बोला, सबको सूट हो सकता है ना करे, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग है, स्टाइल अलग है। हम्म। जैसे जैसे आप मिस्टेक्स करते जाएंगे, आप उसको और रिफाइन करते जाएंगे, वो मिस्टेक ही रिफाइन करवाएंगे आपसे। तो आपको लगेगा नहीं ये कुछ करना, जैसे पहले मैंने बोला मैं स्टॉक डिलीट कर देता था, तो आप ए बी लिस्ट का एक सेग्रीगेट किया कि एटलीस्ट द स्टॉक विल स्टे इन बी वॉच लिस्ट, कि मेरे को पता रहेगा कि मेरे बेचने के बाद इसने क्या किया। जैसे रेट गेन एक स्टॉक था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो दोबारा सेट हो गया। तो हम बायस नहीं होना चाहिए मार्केट में, मेरा ये एडवाइस होती है ऑनेस्ट। आपको तो यहाँ पैसा बनाना है, ए बी सी किसी भी स्टॉक से बने। हम्म। तो अब आप बायस नहीं हो सकते कि मेरा इसने स्टॉप हिट करा था तो मैं इसको लूंगा ही नहीं दोबारा। हो सकता है दोबारा वही वाला स्टॉक आपको पैसे बना दे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा है अब तक का हमारा। आई थिंक पिछले एपिसोड में हमने, पिछला जो कॉन्वर्सेशन था उसमें हमने एंट्री पॉइंट्स कैसे, बेस्ट एंट्री पॉइंट्स कैसे ढूंढने हैं ये देखा था, और आज हमने उससे एक स्टेप आगे का कवर किया है कि
कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसमें एंट्री कैसे आइडेंटिफाई करनी है ये देखेंगे। तो दोनों ही जो कॉन्वर्सेशंस है पूरे के पूरे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे आपके साथ। एंड होपफुली हम आगे एग्जिट्स के बारे में भी बात करेंगे कि एग्जिट कैसे करनी है। हाँ जी, एग्जिट एक इशू है जो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है सबके लिए। उसमें भी मैं वही बोलूंगा कि आपकी अपना जो स्टाइल है वो इवॉल्व होता जाएगा जैसे जैसे आप ट्रेड करते रहेंगे। अगर आपको एग्जिट का कोई आंसर नहीं मिल रहा, एटलीस्ट आप एक स्टाइल फॉलो करिए। आप जब गलती करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे ही मुझे मेरा भी स्टाइल मिला है तो आपको भी मिलेगा। तो एग्जिट पर होपफुली हम शायद फ्यूचर में प्लान करेंगे तो एक वीडियो रखेंगे एग्जिट के ऊपर। Sure, definitely. So thanks a lot Himanshu ji once again for sharing all your insights and knowledge with our viewers. आपके साथ जब भी हमारी बात होती है तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। So whenever you are talking, you share lot of resource and books which are probably very helpful for our viewers as well. तो मुझे तो बहुत कुछ इसमें से मिलता ही है, लेकिन हमारे viewers को भी बहुत गाइडेंस मिल जाएगा कि कहाँ किस चीज़ में अगर मुझे इंटरेस्ट है तो क्या पढ़ना है या क्या कहाँ जाना है। हाँ जी, ये स्टॉक सिलेक्शन में जैसे बोला रिलेटिव स्ट्रेंथ में थोड़े रिसर्च पेपर्स हैं 3-4 इसमें। रिचर्ड लव की एक बुक है सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक नाम से, उसका चैप्टर नंबर 7 है, वो इम्पोर्टेंट है। एक रॉबर्ट लीवी का एक रिसर्च पेपर है 1967 का, वो लिखेंगे तो उनको मार्क मिनर्विनी सर ने अपनी बुक में क्रेडिट किया है दोनों को। एक अच्छा। प्रोफेसर नरसिम्हन जगदीशन का 1993 का पेपर है रिटर्न टू बाइंग विनर एंड सेलिंग लूजर। आप हैरान हो जाएंगे, इतना आसान पेपर है कि अपने पोर्टफोलियो में रोज आप ये देख लीजिए लूजर कौन है, आप उसको काट दीजिए और विनर में पैसा डाल दीजिए, आपको पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक चेंज दिखेगा थोड़े ही टाइम में। बिल्कुल सिंपल सा एक फिक्स करना है उसमें, वो 1993 का एक पेपर है। मोमेंटम स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है। हाँ जी, मोमेंटम स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है। देखिए वैल्यू वाले में तो फिर आपका वैल्यू अलग स्कूल है, वैल्यू स्कूल। मोमेंटम में भी वो निकलेंगे थोड़ी बैठे ही रहेंगे, तो मोमेंटम में एटलीस्ट इफ दे लर्न तो वो पिरामिड करेंगे उसमें, हमारे लिए वो फ्रेश बाइंग होगी। तो हर चीज के लिए, सिलेक्शन के लिए, एंट्री के लिए बुक्स हैं, एग्जिट के लिए है आपका ट्रेडिंग जर्नल, आपको है पोजीशन साइजिंग के लिए वैन थार्प का वर्क है। तो बड़ी सारी चीजें हैं दैट आई कीप ऑन शेयरिंग ऑन माय हैंडल आल्सो ट्विटर पे। चलेगा। सो आई थिंक काफ़ी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन रहा है और आगे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको फिर से एक आध बार शो पे बुलाए और एग्जिट्स के ऊपर हमारी जो कॉन्वर्सेशन बाकी रह गई है उसे भी हम डिटेल में कवर करें। श्योर, थैंक यू वेरी मच। चलो, थैंक यू। तो ये थे हिमांशु शर्मा जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज़ करके कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए इसके ऊपर बात की। पिछले एपिसोड में हमने विजुअल मेथड जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था और आज के इस एपिसोड में हमने जो स्क्रीनर बेस्ड अप्रोच है उसके ऊपर बात की। हमने IPOs और गैप अप्स जो होते हैं उससे कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो उसके ऊपर भी बात की और फाइनली हमने एंट्री पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करने ये भी देखा। तो आई एम श्योर कि ये जो पूरा ही कॉन्वर्सेशन रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। हिमांशु जी के साथ हमने पहले भी एक एपिसोड किए थे, तो वो भी आप ज़रूर देखिए ताकि आपकी जो पूरी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.